प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टीचर जो जिनका लाखों में व्यू गया है, जो जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हुए हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं। अगर उन्होंने कहा है कि 95% से वो मेरा टकराया है, 80%, 80 आउट ऑफ 80 आ रहा है, उन्हें बोलो लाइव प्रूफ देने के लिए, लाइव सेशन करने के लिए कि मेरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ इस दिन के लाइव वीडियो से इतने मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और मैं आपको प्रूफ दूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए नोट से मात्र 78% क्वेश्चन टकराया है। वो भी क्वेश्चन किस वीडियो से आया है और किस दिन आया है, मैं एक एक चीज आपको प्रूफ दूंगा, एक एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करूंगा। इसलिए किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर है और फॉलोअर हैं, आज अगर वो बोल रहे हैं कि 80 आउट ऑफ 80 आ रहा है, जो बच्चे देख रहे हैं आज क्या है, अगले सेशन के लिए वो अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल होकर वो अपना फी निकालेंगे, 1500 2000 रुपये में पूरे साल पढ़ाएंगे। अब सोच के देखो कि 10,000 20,000 बच्चा अगर वह कोर्स ज्वाइन करता है, पूरे साल अगर एक एक मिनट भी अगर वो टीचर समय देगा तो उसका तो 3 साल निकल जाएगा। तो कभी भी इस तरह के कोचिंग, इस तरह के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को न ज्वाइन करें जहां पर आपको हजारों की संख्या में क्लास मिलती हो। आप वैसे टीचर को ज्वाइन कर, अब आप इस स्टेज पर खड़े हो कि आपसे कोई अगर झूठ बोलेगा आप उसको पकड़ सकते हो। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ चुकी है। और आज का जो क्वेश्चन था साइंस का, अगर कोई बोल रहा है कि इजी पेपर था तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। अगर कोई टीचर अगर ये बोल रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए नोट्स में से आए, वो भी झूठ बोल रहा है। अगर किसी बच्चे को 90% एबव आ रहा है तो मैं आज भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, वो बच्चा का मेहनत खुद है, वो बच्चा ने खुद मेहनत किया है साल भर, उसके स्कूल के टीचर का इन्वॉल्वमेंट है, उसके बेसिक नॉलेज का इन्वॉल्वमेंट है, ना कि मेरे 4 दिन के लाइव आने से और ना किसी ऑनलाइन टीचर के लाइव आने से। इसलिए मैथ्स का भी क्वेश्चन ऐसा ही होगा, मैथ्स के लिए भी तैयार हो जाइए। मैथ्स में भी आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आना ही है। इसलिए जो भी तैयारी जैसे भी कर रहे हैं अच्छे से कीजिए। ऑनलाइन चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, उस प्लेटफॉर्म में बस उतना ही नॉलेज लीजिए जितना की ज़रूरत है। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होइएगा तो फंस जाइएगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 78% क्वेश्चन फ्रॉम माय वीडियो, और मैंने बोला था कि आउट ऑफ 50 5 मार्क्स फिजिक्स के कटेंगे, 5 मार्क्स साइंस केमिस्ट्री कटेंगे, मतलब आउट ऑफ 40 में मेरा 36 से लेकर 37 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। एसएसटी में भी आपका इसी तरह से रहेगा, एसएसटी भी आपका इसी तरह से रहेगा। इंग्लिश आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट सारा इजी गया है, एसएसटी भी आपका अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से, ये मैं पहले बोल रहा हूँ। अब जो भी आपका 3 मेन एग्जाम बचा हुआ है उसमें अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ही रहेगी, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं लाइव प्रूफ देने जा रहा हूं। जो भी प्लेटफॉर्म वाले जहां भी हैं, अगर आपके कांटेक्ट में हैं आप उन्हें भी बोलो कि आप भी सर लाइव सेशन दो। पढ़ा रहे थे क्वेश्चन देने से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले लाइव दे रहे थे, अब आप लाइव दो कि आपके कितने आंसर्स टकराए, कितने क्वेश्चंस टकराए। जहां भी जो भी जिनसे भी पढ़ रहे हो आप लोग, ऑफलाइन जहां भी पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हो, और आपका बेसिक ही आपका मेन धरातल है, उसको भूलिएगा नहीं। देखिए ये सेट 1 है, सेट 2 है और सेट 3 है। टोटल 39 मार्क्स का क्वेश्चन था। सेट 2 सबसे हार्ड था, सेट 2 सबसे हार्ड था, मैं अभी भी बोल रहा हूं, सेट 2 सबसे हार्ड था। जिस भी बच्चे का सेट 2 आया होगा वह अपने आप को अनलकी माने, उनका किस्मत थोड़ा सा हार्ड था। और सेट 2 सबसे हार्ड था। सबसे इजी आपका था सेट 1 जिसमें, और उससे इजी था आपका सेट 3। मैंने कंपेयर किया है सेट 3 से इन दोनों को, ना कि सेट 1 से मैंने मिलाया। मैंने सेट 3 से मिलाया है सेट 1 के क्वेश्चन को, सेट 2 के क्वेश्चन को। इसमें आपको वेरी इजी जो भी हैं, वह जो आपका आ रहा है, वह जो आपका क्वेश्चन है, क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है। टोटल 39 क्वेश्चन थे। 39 क्वेश्चन में से देखो, तुम लोग भी एग्जाम दे रहे होगे, जिस क्लासरूम में बैठकर दे रहे हो, तुम्हारे आगे पीछे जो भी स्टूडेंट्स होंगे सबके सेट अलग अलग होंगे, लेकिन सेट में क्वेश्चन
कितना डिफरेंट रहता है, कितना परसेंटेज डिफरेंट रहता है, इसको भी समझो और अगले बार से दोस्ती बढ़ाओ। ठीक है, तो 2 मार्क का क्वेश्चन जो था वह एक डिफरेंट था और 3 मार्क का क्वेश्चन एक डिफरेंट था। सेट 2 में 1 मार्क का क्वेश्चन 5 डिफरेंट था, 2 मार्क का क्वेश्चन एक डिफरेंट था और 3 मार्क का क्वेश्चन 2 डिफरेंट था। किस सेट से? सेट 3 से। सबसे हार्ड सेट जो था वह सेट 2 था, उसके बाद सेट 3 था और सबसे इजी जो सेट था वह था आपका सेट 1। सेट 1 वाले किस्मत वाले हैं, सेट 1 वाले पर हनुमान जी का कृपा है, शनिवार दिन भी है, इसलिए वेरी इजी जो सेट था वह था आपका सेट 1। अब मैं बताता हूं क्वेश्चंस क्या थे और उसके सॉल्यूशन क्या हैं। पहला जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज देखिए कि इसमें दिमाग देखो, 1 नंबर के क्वेश्चन में दिमाग स्ट्राइक करने की बात है। आपको यह जानना था कि रिएक्टेंट के साइड कितना, 2, इधर भी 2, इधर 2, इधर 1, इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2, मतलब इधर 1 है, मतलब यह ऑप्शन सही था। तो इसका आंसर था बी ऑप्शन। याद रखिएगा, हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड यहां पर क्या था, 3 ऑप्शन में 2-2 थे, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वह पार्ट था। लेकिन यह जो था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का था, CaO प्लस H2O, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है CaCO3, तो यहां क्या आ गया, तो यहां आ गया आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट होता है, जिप्सम भी यही होता है, लाइम स्टोन नहीं होगा, क्विक लाइम जिससे मेन प्रोडक्ट आपका बना वह क्या था, CaCO3। तो इसका आंसर है आपका ए, क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम। तीसरा है सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। सिलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, तो मैंने पहले भी बताया, लिटमस नेचुरल, मिथाइल क्या है, डुप्लीकेट मतलब मैनमेड, फिनोल्फ्थलीन डुप्लीकेट मतलब मैनमेड, मिथाइल भी मैनमेड, ये मैनमेड, ये नेचुरल। तो नेचुरल कौन कौन है, लिटमस और टर्मरिक, मैंने उस दिन भी वीडियो में बतलाया था। अब दिखाई दे रहा है? सिल- अब देखो, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, टर्मरिक एंड लिटमस। क्या हो जाएगा आपका, टर्मरिक एंड लिटमस। ठीक है, लिटमस क्या है, लीचेन प्लांट से मिलता है। लिटमस क्या है, लीचेन प्लांट से मिलता है। लीचेन प्लांट के किस हिस्से से मिलता है, तो थैलोफाइटा से। किससे मिलता है, थैलोफाइटा से, इसलिए। और टर्मरिक क्या है, हल्दी। ए केमिकल कंपाउंड दैट इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, तो वॉशिंग सोडा ग्लास में नहीं यूज होता, बेकिंग सोडा, तो ये दोनों सेम ही है, कॉमन साल्ट होता ही नहीं है। क्या यूज होता है आपका, ब्लीचिंग पाउडर। क्या यूज होता है आपका, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। द प्रोडक्ट ऑब्टेन विन लीड नाइट्रेट, मैंने पहले भी बताया था, लीड नाइट्रेट वाला क्वेश्चन आएगा तो आएगा। मैं बताऊंगा कौन कौन क्वेश्चन आया है लास्ट में, पहले आप आंसर मिला लो, नहीं तो कहोगे सर अपना ही बड़ाई कर रहे हैं। पहले आप मिला लो। लीड नाइट्रेट को जब भी हिट करते हैं तो क्या क्या आता है, PbO विथ अ ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 प्लस ऑक्सीजन, तो इसका आंसर होगा डी। आइडेंटिफाई अ ग्रुप ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब डबल और ट्रिपल जहां भी होगा बॉन्ड उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, अल्केन होता है सैचुरेटेड, अल्कीन और अल्काइन होता है अनसैचुरेटेड। तो इसमें हमें देखना है एन, इन, आइन, मतलब एन लगा है हटा दो, फिर इसमें एन लगा हुआ है हटा दो, फिर इसमें एन लगा हुआ है हटा दो, आइन, इन, आइन,
कौन सही है? डी। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन, मैंने बताया था एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में जैसे ही हम लोग आते हैं तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का क्या होता है? यह फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो भी होगा अल्केन का वह इस फॉर्मूला में होगा। यहाँ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये देखो ये डबल और सिंगल है, मतलब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ये होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? ये बायो का क्वेश्चन है, मैं नहीं जानता हूं, ये भी बायो का है, मैं नहीं पढ़ाता हूं, ना जानता हूं। ऑफ स्प्रिंग, ये भी मैं नहीं जानता हूं, ये भी नहीं। अब आते हैं, इन केस ऑफ 4 वायर ऑफ द सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द वायर रेस्पेक्टिवली। तो मैंने बताया था कि R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। आर का जो वैल्यू है वह डिपेंड होगा L पर और एरिया पर। किस पर? लेंथ पर और एरिया पर। किस पर डिपेंड होगा? लेंथ पर और एरिया पर। लेंथ जैसे ही आपका क्या है इसमें देखना है, लेंथ देखो यहाँ L/4 है, 4L है, L है और 2L है। याद रखना क्या है, L जो है यह आपका 4L है, मैक्सिमम किस में है? 4L में। तो 4L में मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? मैक्सिमम। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? मिनिमम। मतलब एरिया किसका सबसे ज्यादा है ये देखना है हमें, एरिया किसका सबसे ज्यादा है। मतलब D/2, D/4, ये फ्रैक्शन में है तो पहले ही ऑप्शन हट गया। 2D और 4D, तो 4D वाला जो है वह एरिया क्या है? ज्यादा है। जैसे ही ज्यादा होगा 4D, मतलब इनवर्सली यह ज्यादा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो सबसे कम आपका होगा 4D एंड 2L। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इन द गिवन सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, X और Y। देखिए यह समझिएगा इसको, यह जो दिया हुआ है क्वेश्चन यहां से चला और यहां पर मिला हुआ और फिर 20 से चला और यहां पर मिला हुआ, मतलब ये दोनों आपका किस में है? पैरेलल में। याद रखिएगा 1/3 प्लस 1/6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/6 कट कर कितना हो जाएगा? 1/2। और जैसे ही यह 1/2 होगा मतलब R इक्वल टू 2, यह भी 2 और यह भी 2। अब यहां से क्या है? डिवीजन है। क्या है आपका? डिवीजन है। तो 2 प्लस, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1। तो याद रखिएगा इसका आंसर है 1 ओम। क्या है आपका? 1 ओम। ये बायो का है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब आते हैं जर्सन रीजनिंग में। रेड कलर सिग्नल आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल ऑन द रोड एंड रेड कलर लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट सो एज टू विजिबल फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस। देखो रेड कलर जो लाइट है वह सबसे दूर से दिखाई देता है। हमें कहां से दिखाई देता है? सबसे दूर से दिखाई कौन सा लाइट देता है? रेड लाइट। ठीक है, और रेड लाइट का यूज हम लोग सिग्नल में भी करते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोनों आपका क्या है? यह रेड लाइट कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट सो एज टू विजिबल फ्रॉम, लेकिन यह जो है इससे कोई मतलब इसका है या नहीं है ये हमें देखना है। तो हमारा क्या क्या है ऑप्शन? हमारा ऑप्शन है ए और आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो पहला ऑप्शन, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तीसरा चौथा क्या है? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। लेकिन दोनों सही है, लेकिन आर जो है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अब है ए पीस ऑफ जिंक मेटल गेट रेडिश ब्राउन कोटिंग व्हेन केप्ट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। याद रखिएगा जिंक क्या है आपका? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक क्या है आपका?
कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा सल्फेट आयन को। किसको डिस्प्लेस करेगा, सल्फेट आयन को। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, यह गलत है। क्या, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ऑप्शन क्या लिखेंगे हम लोग, इसका ऑप्शन क्या लिखेंगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, इसके बाद बायो का है आपका, ये भी बायो का है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा सी। अब आते हैं हम लोग, राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द रिएक्शन। एसेंशियल कंडीशन क्या होना चाहिए, यह एग्जाम्पल जो है यह फोटोलाइटिक का है। किसका है आपका, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, जिसमें हम लोग लाइट का यूज करते हैं ब्रेक डाउन करने में। किस में करते हैं, लाइट का यूज करते हैं ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में। तो AgCl, यहां कौन सा रिएक्शन लिखिएगा, फोटोलाइटिक रिएक्शन। अब है आपका FeSO4, तो यह किसमें टूटा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, ये लिखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसमें भी आपका बायो का है। ये भी बायो का है, ये भी बायो का है। अब है आपका क्वेश्चन, ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। हमने बताया था कि स्टेट कंडक्टर में क्या होगा, आपका जैसे ही करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको किसने बताया था, मैक्सवेल ने बताया था। तो आपको लिखना था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जो ऑस्ट्रेलिया का राइट हैंडेड बैट्समैन था। और इसमें बताना था आपको, डायरेक्शन दिखाना था। तो डायरेक्शन अगर आप बैटरी का सेल अगर आप प्लस माइनस अगर करते हो और बैटरी का सेल अगर डाउनवर्ड है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। और इस पर जो आयरन फिलिंग्स है वह खुद को अरेंज कर लेगा किसमें, कंसेंट्रिक सर्कल में, और डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई बच्चा अगर यहां पर बड़ा दिया होगा और यहां छोटा, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और इसको हम लोग बोलते हैं आपका मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब है नेक्स्ट, व्हेन डू वी से दैट अ पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। तो मैंने बताया था हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस बोलने का है लेकिन काम करता है उल्टा, मतलब नजदीक का चीज आपको दिखाई नहीं देगा। और ये किस कारण से होगा, तो इंक्रीज इन फोकल लेंथ एंड डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द आई बॉल। और यह सही कैसे होगा, तो कन्वेक्स लेंस से सही होगा। कैसे होगा, कन्वेक्स लेंस से सही होगा। ठीक है, ये आपका बायो का है। अब है नेक्स्ट, नेम द केमिकल रिएक्शन दैट अकर बिटवीन आयरन ऑक्साइड एंड अल्युमिनियम। तो याद मैंने बताया था थर्माइट रिएक्शन में, अल्यूमिनोथर्मी में Fe2O3 प्लस Al, तो ये क्या बनाता है, Al2O3 प्लस Fe को बाहर निकाल देगा। क्यों, अल्युमिनियम जो है यह रिड्यूसिंग एजेंट है। अल्युमिनियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको याद रखिएगा। और अल्युमिनियम ऑक्साइड बनाए, और इसका यूज हम लोग करते हैं रेलवे ट्रैक को जोड़ने में। किसमें यूज करते हैं, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में। क्रैकिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स में हम लोग इस रिएक्शन को लिखते हैं, इस रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, हाय तुषार, कैसा गया एग्जाम। मैंने तो इस अभी कुछ नहीं पढ़ा है, ये आपका मेहनत था, साल भर का मेहनत था। और बेसिक नॉलेज जो आपका था वो काम आया है, क्योंकि इस साल का क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कुछ थे, उसमें 15 से 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल मेरे में से मात्र 2 नंबर का टकराया है, नहीं तो 13 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं आया है। जो लाए हैं रिजल्ट वो आपका अपना रिजल्ट है, आपके मेहनत का रिजल्ट है। ठीक है, आपने मेहनत किया है साल भर, आपके स्कूल के टीचर का, आपके ऑफलाइन के टीचर का, आपके कोचिंग के टीचर का, उनका श्रेय जाता है। ठीक है,
तो Fe2O3 प्लस Al लिखना था और Al2O3 प्लस Fe। अब क्या है, बोला कि एक मेटल है जिसको केरोसिन वायल के अंदर रखा गया। तो मैंने पहले ही बताया था कि मेरा नाम और सोडियम का नाम, पोटेशियम और सोडियम, यह केरोसिन वायल के अंदर रखा जाता है। क्यों? जैसे ही हवा में निकलेगा आग लगाएगा। क्या लगाएगा? आग लगाएगा। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन वायल के नीचे स्टोर किया जाता है। नेम द मेटल ई। इसके बाद है जब मेटल ई रिएक्शन करता है किसके साथ? आपका वाटर के साथ। तो Na प्लस H2O, तो यह क्या करता है? Na2O अब प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस। और मैंने बताया था कि मेटल जब भी आपका क्या करेगा, मेटल जब भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा उसका नेचर होगा बेसिक। उसका नेचर क्या होगा? बेसिक। नन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएगा उसका नेचर होगा आपका एसिडिक। और ये याद रखिएगा, नेम द प्रोसेस बाय विच दिस मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स मोल्टेन क्लोराइड। तो एक ही है, जब सोडियम पोटेशियम ये सब मोल्टेन क्लोराइड हो तब, चाहे कोई भी फ्लोराइड हो, उससे निकलने का रास्ता एक ही है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइसिस। अब मैंने बोला था उस दिन कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछेगा तो पूछेगा। मैंने बोला था जिसमें आपका था अल्मुनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अल्मुनियम ऑक्साइड जब Cl के साथ रिएक्शन करता है तो AlCl3 बनाता है। अल्मुनियम ऑक्साइड जब आपका किसके साथ? NaOH के साथ करता है तो NaAlO2 बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो जिंक ऑक्साइड और अल्मुनियम ऑक्साइड ये दोनों जो हैं, जिंक ऑक्साइड और अल्मुनियम ऑक्साइड ये दोनों जो हैं, ये दोनों एम्फोटेरिक है। मतलब इनके ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं और एसिड के साथ भी। इनका रिएक्शन किनके साथ? एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। जब मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लूंगा तो आप लोग वीडियो छोड़िएगा नहीं। तुषार जो भी लोग देख रहे हैं, लास्ट में कुछ अच्छा ज्ञान देने वाला हूं, अगर देखिएगा तो कुछ सीख लीजिएगा अगले एग्जाम के लिए। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। देखो कोई भी चीज फ्लोट जब करता है मतलब उसका वाटर से डेंसिटी उसकी क्या है? कम है। वाटर से डेंसिटी उसकी क्या है? कम है। डूबेगा तभी जब उसमें घमंड आ जाएगा, जब वह भारी हो जाएगा, मतलब उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। किससे? वाटर के डेंसिटी से। इन द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ मेटल जनरली हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। मैंने उस दिन भी बोला था नाइट्रोजन जो है वो खुद पावरफुल है। नाइट्रोजन खुद पावरफुल है और वह हाइड्रोजन को निकलने नहीं देता है, इसलिए नाइट्रिक एसिड सबसे पहले रिलीज होता है। ये याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है आपका, ये बायो है, ये बायो है। अब आते हैं हम लोग न्यूमेरिकल। देखिए मैंने ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग आपको बताया था। तो इसमें क्या है, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम है? मैंने उस दिन भी बताया था इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम एक ही है, जब आपका वोल्टेज या किसी तरह से हाई जब पावर आ जाए तो वह मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो 5 एम्पेयर का फ्यूज हम लोग यूज करते हैं किसमें? लाइटिंग में। और 15 एम्पेयर का फ्यूज यूज करते हैं किसमें? हम लोग हीटिंग पर्पस में। तो यहां देखते हैं क्या है, हीटर है। क्या है आपका? हीटर है। तो देखिए, और बोल रहा है ऑपरेटेड इन 5 एम्पेयर। तो ये तो सरासर गलत है यार। ये तो 5 एम्पेयर का फ्यूज लगाया और हीटर चला दिया, मतलब ओवरलोड। क्या हो गया आपका? ओवरलोड। मतलब यह जलेगा नहीं, भुक भुका के ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। मतलब ओवरलोड का यह केस है। आपको लिखना था यहाँ ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग को डिफाइन करना था। करंट एम्पेयर कितना चाहिए था फ्यूज का? 15 एम्पेयर। कितना चाहिए था? 15 एम्पेयर। हीटिंग पर्पस से 15 एम्पेयर, लेकिन कितना दे दिया? 5 एम्पेयर। ठीक है, तो यही चीज आपको यहां ओवरलोडिंग लिखनी थी। अब है ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 4 ड्राई सेल ऑफ 1.5 वोल्ट। मतलब 1.5 इंटू 4 मतलब 6 वोल्ट। ए 2 ओम, 6 ओम, 16 ओम एंड अ की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। सारे कनेक्टेड किसमें है आपका? सीरीज में। 2, 6 और 16।
तो 16 6 22 अदू 24। पुट एन एमीटर to measure the current in the circuit and a voltmeter across the 16 ohm। 16 ओम के पास वोल्ट मीटर है। तो सीरीज में हम लोग जानते हैं कि करंट सेम फ्लो करता है, ना कि आपका वोल्टेज। वो और वोल्टेज किस में फ्लो करता है? सेम आपका पैरेलल में। तो आपको क्या निकालना है? यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन एमीटर रीडिंग। एमीटर रीडिंग आपको निकालना है कि एमीटर का रीडिंग कितना आया। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर, और I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। V कितना है? 6 बाई, और टोटल रजिस्टर कितना है? 24। तो 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। वोल्ट मीटर रीडिंग व्हेन की इज क्लोज्ड। जब की आपका क्लोज हो गया तो वोल्ट मीटर का रीडिंग मतलब 1.5 इंटू 4 कितना? 6 वोल्ट। तो एक का आंसर था आपका 6 वोल्ट और दूसरे का आंसर था 0.25 एम्पियर। नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ लाइट। देखो मैंने केवल स्कैटरिंग पढ़ाया था, लेकिन इसमें क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है। इसमें क्वेश्चन बाहर से पूछ दिया है। अगर जो क्लास 8 में पढ़े होइएगा वही इसका जवाब लिखे होइएगा। इसमें था टिंडल इफेक्ट, जो आउट ऑफ द बॉक्स था क्वेश्चन। मतलब ये 3 नंबर का क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था। इसमें लिखना था स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग में टिंडल इफेक्ट नहीं पढ़ना था, लेकिन क्वेश्चन आ गया। लेकिन यह अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, तो टिंडल इफेक्ट लिखना जरूरी था आपको। और जिसने भी टिंडल इफेक्ट लिखा है उसको मैं सैल्यूट करता हूं, उनके बेसिक नॉलेज को मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि ना उसके बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि वह आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, तो इसका आंसर था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसमें इफेक्ट कौन सा था? टिंडल इफेक्ट। कौन सा था आपका? टिंडल इफेक्ट। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। एक कनकेव लेंस लेना था। कौन सा लेंस लेना था? कनकेव लेंस लेना था। और इसमें आपको दिखाना था कि जब पैरेलल जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, एक ये, और दूसरा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पास से जाएगा, मतलब अगर यहां पर गया, कहां गया आपका? प्रिंसिपल एक्सिस के पास होकर, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। अगर फोकस पर जाता है कोई भी रे, अगर यहां गया फोकस पर, या ऐसे ले लो, ऐसे गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पैरेलल चला जाएगा। क्या चला जाएगा आपका? पैरेलल चला जाएगा। याद रखिएगा, जब भी फोकस होकर अगर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं इसको, यह फोकस है, कोई ऑब्जेक्ट अगर है तो ये ऐसे गया तो ये ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो और यह पैरेलल जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? फोकस होकर पास हो जाएगा। ठीक है, मतलब यह परपेंडिकुलर, अगर यह पैरेलल अगर गया तो यह किधर होके पास होगा? फोकस होकर। यह कनकेव लेंस था। कौन सा लेंस था आपका? कनकेव लेंस था। कनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए 4 सेंटीमीटर ऑफ टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस में मैंने क्या बताया था? फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ इक्वल टू +24 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। और लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है? 1/24 इक्वल टू 1/v प्लस 1 क्या हो जाएगा? 16। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/24 माइनस 1/16 इक्वल टू 1/v। एलसीएम जब लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? 48। तो यह हो जाएगा 2 माइनस 3/48, तो कितना हो जाएगा? -1/48 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट 1/4
4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द, रुक जाओ, फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस प्लस 24 और आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 16 सेंटीमीटर। मतलब यह आपका फोकस है आपका 24 और ऑब्जेक्ट जो है वह 16 सेंटीमीटर पर है। मतलब यह आपका वर्ड क्या बनेगा, आपका पोल ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो कहाँ बनता है आपका, बिहाइंड द मिरर बनता है। लेकिन यहाँ आंसर दूसरा क्यों आ रहा है, 1/24 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v कितना है, नहीं है दिया हुआ, और माइनस 1/u कितना है, -16। u है आपका -16। इसका आंसर तुम लोग को क्या आया, बनाए हो क्या? A 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 24 centimeter. Distance of the object from the lens is 16 centimeter. तो convex lens भी प्लस होना चाहिए था 24 v प्लस 1/u 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f 1/v 1/24 इक्वल टू 1/v 1/v जो है आपका नहीं दिया हुआ है, माइनस 1/u 1/u कितना हो जाएगा, -1/16। अच्छा, और -1/24 प्लस 1/16 तो 48 -2 प्लस 3 इक्वल टू 1/48। इसका 48 सेंटीमीटर होगा। इमेज का साइज जो होगा, पोजीशन भी बराबर क्या होगा, 48 सेंटीमीटर, और m बराबर हम लोग यूज करते हैं HI/HO, और ये आपका दे दिया कितना 4 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, m इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू लेंस के केस में क्या हो जाएगा V/U, और HI कितना दे दिया आपको, HI निकालना है, HO दे दिया 4 सेंटीमीटर इक्वल टू V कितना है 48/U कितना है -16। तो ये हो जाएगा आपका -3, HI इक्वल टू -12 सेंटीमीटर, HI इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ, एक बार मिला लेना तुम भी, ठीक है, आप लोग भी मिला लेना। ड्रॉ रे डायग्राम इन अ कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है आपका, बल्गिंग साइड से हम लोग क्या कराते हैं, रिफ्लेक्शन कराते हैं, और ये हमेशा डिमनिस्ट होगा। कैसा होगा इसका इमेज, डिमनिस्ट इमेज होगा, चाहे ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखें। तो पैरेलल अगर ड्रॉ करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के टुवार्ड, तो पैरेलल अगर ले जाएंगे तो वह किधरों के पास होगा, फोकस होकर, याद रखिएगा, और बिहाइंड द मिरर होगा, और यह डायरेक्टेड टुवार्ड्स द प्रिंसिपल फोकस। फिर प्रिंसिपल फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस होकर अगर जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। याद रखिएगा, फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वह कहाँ इमेज बनाता है आपका, इन्फिनिटी पर। कहाँ इमेज बनाता है, इन्फिनिटी पर, और इस केस में आपका डिमनिस्ट ही होगा। कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होगा, डिमनिस्ट इमेज ही बनेगा। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल पर। 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड, 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, कनकेव मिरर है,
तो फोकल लेंथ कितना है -12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम, फ्लेम का आपका डिस्टेंस कह रहा है u बराबर हो जाएगा आपका -18 सेंटीमीटर। तो आपका डिस्टेंस निकालना है तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v कितना है निकालना है 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना है -1/12 और ये क्या हो जाएगा प्लस 1/18। तो 36 माइनस 3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा -1/36। मतलब v इक्वल टू कितना आ गया -36 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है -36 सेंटीमीटर। अब फिर यहां से क्या निकालना है आपको हाइट ऑफ द इमेज निकाल लेना है। क्या निकालना है आपको हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। तो HI/HO इक्वल टू -v/u मैग्निफिकेशन करेंगे वहां से क्या हो जाएगा आपका HI निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग, यह बायो का क्वेश्चन है, ये भी आपका बायो का है। अब है 5 सॉल्यूशन ABCDE। जब हम लोग इसको टेस्ट किए तो ए का है 4, 4 का मतलब क्या हो गया 4 का मतलब क्या है वीक एसिड। तो वीक एसिड कौन है तो वीकली एसिडिक यहां लिख देंगे ए। स्ट्रांगली एसिडिक मतलब जिसका 1 है तो बी। स्ट्रांगली अल्कलाइन मतलब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन है तो 13 वाला, 13 कौन है सी। न्यूट्रल कौन है तो डी। और वीकली अल्कलाइन कौन है तो ई। और इसको अरेंज करना है H प्लस आयन कंसंट्रेशन में। तो जिसका वैल्यू H का क्या होगा ज्यादा होगा लेकिन साइन है माइनस में तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका वैल्यू कम हो जाएगा। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एन एसिडिक साल्ट एंड अ बेसिक साल्ट गिविंग द नेम ऑफ द पेरेंट एसिड एंड द पेरेंट बेस टू फॉर्म द साल्ट। तो याद रखिएगा एसिडिक साल्ट हम लोग किसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो यह बनाता है आपका एसिडिक साल्ट। जब आपका वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस तो यह बनाता है आपका बेसिक साल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करेंगे किसमें पहले वाले में तो वह देगा आपका एसिडिक साल्ट। जब स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे तो वह क्या देगा बेसिक साल्ट। और इसमें पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस का नाम लिखना था। जो स्ट्रॉन्ग बेस है स्ट्रॉन्ग बेस आप लोग यूज कीजिएगा किसको NaOH को। और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वह यूज कीजिएगा HCl को। ठीक है, यहां HCl को यूज करना है और सेकेंड वाले में आपको यूज करना है किसको आपको NaOH को। तो पेरेंट एसिड HCl और पेरेंट बेस कौन हो जाएगा NaOH। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एंड स्टेट इन ब्रीफ द प्रोसेस विच इज यूज टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना मैंने आपको बताया था कॉस्टिक सोडा। क्या है कॉस्टिक सोडा। जब हम लोग क्या करते हैं कि NaCl को वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या निकलता है NaOH वहां से रिलीज आउट होगा प्लस आपका निकल जाएगा क्लोरीन, वहां से अवेलेबल क्लोरीन निकलता है। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम लोग क्लोरो अल्कली प्रोसेस। X और Y तो याद रखिएगा इसमें निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। क्या निकलेगा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ये क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। और ये क्वेश्चन जो है आपका हाइड्रोजन गैस जो है वह निकलेगा आपका कैथोड पर और क्लोरीन जो निकलेगा वह निकलेगा आपका एनोड पर। और पूछ रहा है कि यह गैस जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो यह बनाता है आपका जेड। क्या बनाता है जेड। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 तो यह बनता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो वह जेड कौन है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपको लिखना था। अब प्लस H2O आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, मोर देन 3 मिलियन
Carbon compound are poor conductor of electricity and have low melting and boiling point. Write the molecular formula of the first two member of homologous series, जिसका Br, तो मैंने बताया था ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, फ्लोरो, ये सब जितने भी हैं, ये सब जितने भी हैं सब प्रीफिक्स हैं। इनका नाम क्या होगा? पहले आएगा ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन। क्या है? ब्रोमो इथेन, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो मीथेन, कुछ भी आप लिख सकते थे। ठीक है, देखो ये है आपका, हम बताए थे CHO, तो C डबल बॉन्ड O और H, अल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप? अल्डिहाइड। जब C डबल बॉन्ड O बीच में हो, मतलब इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इसको हम लोग बोलते हैं केटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? केटोन ग्रुप। इसके बाद ये रिएक्शन मैंने बताया था पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट का जब यूज हम लोग इथेनॉल के साथ करते हैं, तो इथेनॉल क्या बनाता है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें क्या करेगा? ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? ले लेगा। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसका यूज हम लोग करते हैं एज अ कैटालिस्ट। राइट द नेम ऑफ, इसमें बनेगा इथेनोइक, याद रखिएगा इथेनोइक एसिड। राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, तो इथेनॉल को हम बताए थे, इथेनॉल जब भी हीट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो यहां निकलता है आपका वाटर और इथीन। क्या होगा आपका? इथीन होगा। याद रखिएगा इसका आंसर होगा इथीन। और कॉन्क H2SO4 जो है एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एज अ क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये बायो है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? अगर K1 को अगर हम लोग द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट एंड द पावर रेटिंग ऑफ ईच बल्ब इज मार्क्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम, तो देखिए एक A है, यहाँ B C D, ये चारों तो सीरीज में है। किसमें है आपका? सीरीज में। अब देखिए अगर इसको आप जोड़ते हैं तो ये बल्ब जलना क्या होगा? शुरू होगा। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो यह चारों जलना क्या होगा? शुरू होगा। जो सबसे नजदीक में है, क्या है ये आपका? जो सबसे नजदीक में है, लेकिन इसमें करंट क्या होगा आपका? सेम जाएगा। करंट सीरीज में क्या होता है? सेम जाता है। तो K1 क्लोज अगर होगा तो ए जलेगा, K2 अगर क्लोज होगा तो B C D और E जलना क्या होगा? शुरू होगा। ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। फाइंड द करेंट ड्रॉन बाय द बल्ब B। अब बोल रहा है कि बल्ब B जो है उसमें करंट कितना गया, तो बल्ब B यहां है, तो पावर कितना है? 11 वाट, और V कितना है? 55 वोल्ट। तो P इक्वल टू हम लोग जानते हैं VI, तो I इक्वल टू क्या हो गया? P बाई V, मतलब 11/55। तो यह कितना हो जाएगा? 0.2 एम्पियर। कितना हो जाएगा आपका? 0.2 एम्पियर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब B। अब रेजिस्टेंस निकालिए। क्या निकालिए? रेजिस्टेंस। तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू I²R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई I²। P कितना है? 11/0.2 इंटू 0.2। ठीक है, 2 से कितना हो जाएगा? 550। 2 से कितना हो जाएगा? 275। तो कितना हो जाएगा? 275 ओम। इसका आंसर याद रखिएगा 275 ओम। द टोटल रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है आपको? द टोटल रेजिस्टेंस B C D और E। अब इस चारों का रेजिस्टेंस, तो एक का कितना है? 275 इंटू क्या कर दीजिए? 4 कर दीजिए। 5 चौका 20, 7 चौका 28, 3 28 2 30, 4 दूना 8 3 1100। कितना हो जाएगा? 1100 ओम। अब है व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो ऑफ द बल्ब इन द सर्किट K1 एंड K2 आर क्लोज्ड एंड द बल्ब गेट सी फ्यूज। देखिए हमने बताया था कि अगर इस चारों में सीरीज में अगर एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाएगा तो बाकी बल्ब नहीं जलेगा। क्या होगा? बाकी बल्ब नहीं जलेगा।
हेलो किसू जी, कैसा गया एग्जाम? अगर अच्छा गया होगा तो वह आपकी मेहनत है, साल भर का मेहनत है। तो मैंने 39 क्वेश्चन आपको करा दिए, टोटल 39 क्वेश्चन मैंने करा दिए। एक बार आप भी बनाकर देखना, मिलाकर देखना। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया तो 100% मेरा ही सही हो सकता है, आपका सही भी हो सकता है, मेरा गलत हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार बनाकर मिलाकर देखना कि मेरा अगर सही है तो उस अनुसार से मिला लेना, नहीं तो अपने टीचर से पूछ कर देखना। ठीक है, मैंने अपना बस 100% प्रयास किया है इसको, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में। कि अच्छा गया ना? ये सब आपका साल भर का मेहनत है, क्योंकि इस साल का जो क्वेश्चन था वह कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। जो भी बच्चे को अच्छा रिजल्ट आएगा, 90% प्लस आएगा, 85% प्लस आएगा, वो उसकी साल भर की मेहनत का है, उसके स्कूल के टीचर्स का है, उसके कोचिंग के टीचर्स का है, या होम ट्यूटर का। मेरे 4 दिन के लाइव से कोई बच्चा अगर 90% लाएगा, वो पॉसिबल नहीं था। क्योंकि इस बार का 14 से 15 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन जो था वह कंसेप्चुअल बेस्ड था, दुनिया के किसी किताब से नहीं था। चाहे वह एनसीईआरटी हो, चाहे वह प्रदीप हो, चाहे वह दिनेश का हो, चाहे वह किसी का हो। हम बोलिए कौन सा क्वेश्चन नंबर, बोलिए सेट कौन सा था? हम बोलिए बोलिए, एक क्वेश्चन क्या है बताइए, कौन सा है? सेट 2 का? अरे सबसे हार्ड सेट तुम्ही को मिला था। तुम तो किस्मत वाला है, सबसे हार्ड सेट तुम्हारा ही था। जो सेट 2 वाले हैं वो सबसे किस्मत वाले हैं। इस बार का सेट 1 सबसे इजी सेट था। ठीक है, सेट 2 में अगर किसी को 90% प्लस, सर ओर ऑफ मरकरी क्या है? सिन्ना बार, ओर ऑफ मरकरी, सिन्ना बार, HGS। ओर ऑफ मरकरी क्या है? आपका सिन्ना बार। चलिए, इजी था तो ये आपकी साल भर की मेहनत है। बहुत अच्छा। तो चलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसके आंसर्स मिला लीजिएगा, खुद एनालाइज कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए तो जो मैंने 4 दिन का जो लाइव सेशन दिया, उससे मैं बताना चाहता हूं कि 1 मार्क का क्वेश्चन 3 नंबर में था, और केमिस्ट्री के 8 थे और बायो के 9 थे। टोटल यह आपको 20 नंबर का था, जिसमें से 10 नंबर के क्वेश्चंस मेरे वीडियो में टकराए, मेरे वीडियो मेरे पढ़ाने से वह टकराए। दूसरा 2 मार्क का क्वेश्चन फिजिक्स का क्या था? 2, केमिस्ट्री में 1 थे और बायो में 3 थे। इसमें मेरे 2 मार्क्स के क्वेश्चन 3 में 3 टकराए। 3 मार्क के जो क्वेश्चन थे, फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में 2 और बायो में 2, इसमें से 5 में से 3 टकराया। 4 मार्क के क्वेश्चन एक एक था, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों टकराया। 5 मार्क के क्वेश्चन 1, 2 और बायो में 1 था, 3, तो 2 में से मेरा 1 टकराया। न्यूमेरिकल 1 भी नहीं टकराया है मेरे पढ़ाने के कोई भी वीडियो से। सर आप कहाँ रहते हो? मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। ठीक है, थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन टकराए हैं, न्यूमेरिकल पार्ट में केवल एक क्वेश्चन लाइट का वो टकराया। ग्रेटर नोएडा रहता हूँ, पड़ी चौक। टोटल 39 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री में 23/25, 23/25, और फिजिक्स में 13/25। टोटल 36 मार्क्स के क्वेश्चन मेरे वीडियो से टकराए हैं। कंसेप्चुअल बेस जो भी था क्वेश्चन वो 14 मार्क्स का था। जो बच्चे बनाए हैं वो बहुत अच्छा है, उनका बेसिक नॉलेज अच्छा है, उनके टीचर्स अच्छे हैं।
26 फरवरी को जो मैंने वीडियो डाला था उससे आप मिला लेना, 4 नंबर का था। 27 फरवरी को 15 मार्क्स का, 28 फरवरी को 10 मार्क का और 29 फरवरी को 7 मार्क का क्वेश्चन टकराया। टोटल मेरा 36 आउट ऑफ 50। ये मेरे वीडियो से हिट क्वेश्चन थे जो आए, आप मिला लेना वीडियो। मतलब 78% मेरा 36 आउट ऑफ 50 आया, ठीक है, जिसमें 38 मार्क्स का थ्योरी था और 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल था। 50 मार्क का क्वेश्चन था जिसमें 38 मार्क्स थ्योरी और 12 मार्क्स क्या थे, न्यूमेरिकल। मतलब 36/38 जो भी थ्योरी में क्वेश्चन थे उसमें मेरा जो टकराया वह था 36। 3 मार्क आउट ऑफ बॉक्स था। 3 मार्क क्या था, आउट ऑफ बॉक्स था, जो टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग वाला क्वेश्चन था। और मैं आप लोग को एक खुशखबरी भी दे देता हूं, आप लोग का प्यार और आशीर्वाद धीरे धीरे 1 महीना मेरे चैनल को होने जा रहा है। मैं भी अभी स्टार्टअप ही लिया हूं जनवरी 22 जनवरी से। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा यूपी में है, दिल्ली के बगल में। बस आप लोग से ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मैं मैथ्स का भी लेकर आऊँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों को बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और देखिए आप लोग का ये प्यार और ये आप लोग का दुआ है। 135 के इम्प्रेशन, मतलब आपको 1,35,000 लोग मेरे चैनल, मेरे थंबनेल पर आए। मेरे थंबनेल पर 1,35,000 लोग एक मंथ में आए और यूट्यूब मेरा 92% कंटेंट दिखा भी रहा है लोगों को, ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ, कंटेंट पहले थंबनेल में बनाता था, थंबनेल जो है वो मुझसे, अब मैं भी सीख ही रहा हूँ, एडिटिंग भी मैं खुद कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन भी मैं खुद कर रहा हूँ, सब चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ। इसलिए न मेरे पास कोई टेक्निकल टीम है और न कोई वीडियो एडिटर है। तो थंबनेल अब धीरे धीरे अब अच्छा कर रहा हूँ कि लोगों का क्लिक रेट बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़े। और सब्सक्राइबर आज न कल मैं मेहनत कर ही रहा हूँ, आप भी मेहनत मेरे साथ कर रहे हो, रिजल्ट आएगा ही। और आप लोग का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। तो फिर मैथ्स का जो सेट है, मैथ्स की जो तैयारी है उसको आप एक बार देख लो, कैसे मैं तैयारी कराऊंगा। ये है मैथ्स का, मैं अभी बता दे रहा हूँ। मैथ्स के दिन आप जब 7 मार्च को जब आप एसएसटी का एग्ज़ाम देकर आओगे, उस रात 9 बजे मैं आऊँगा एक बार लाइव। और उसके बाद आपका 8, 9 और 10 ये 3 दिन मैं आपको 1 बजे से लाइव लूँगा। पूरे मैथ्स को मैंने ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, किस चीज़ में ऑनलाइन वर्क? देखो, मैंने मैथ्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इजी, एवरेज और हार्ड। पहले हम लोग चलेंगे इजी से एवरेज के तरफ, एवरेज से हार्ड के तरफ। किससे? इजी से एवरेज के तरफ, एवरेज से हार्ड के तरफ। हम 80 में 80 लाने का प्रयास नहीं करेंगे। हम पहले 23 नंबर जो पासिंग मार्क है उसको लाएंगे, उसके बाद 60% क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम लोग 70 to 80 तब क्रॉस करना चाहेंगे, 70 प्लस जाना चाहेंगे। इजी में आपका रियल नंबर आता है, पोलिनोमियल आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, स्टैटिस्टिक्स है और प्रोबेबिलिटी है। यह 24 मार्क्स का पूछेगा, मतलब 22 एबव यह रहेगा, 25 का हो जाए, 23 का हो जाए, यह 5 चैप्टर मिलाकर 24 मार्क का होगा, जिसमें मैं क्वेश्चन 105 क्वेश्चन, यह क्वेश्चन 105 क्वेश्चन होगा। 105 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। लीनियर, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल, हाइट एंड डिस्टेंस। यह आपको 5 चैप्टर है जो 29 मार्क्स के होंगे और इसमें मैं दूंगा आपको 95 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दूंगा? 95 क्वेश्चन। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल, आइडेंटिटी,
एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया, यह 27 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन होंगे 80। मतलब 280 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं 4 दिन में। अगर आप इसको कर लेते हैं तो केवल मैं ये बोल रहा हूं गारंटी के साथ, डाटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होगा। राम के बदला मोहन हो सकता है, 10 के बदला 20 हो सकता है, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा, टाइप चेंज नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर यह 4 दिन अगर आप मेरे साथ 280 क्वेश्चन बनाते हैं, कितना 280 क्वेश्चन बनाते हैं, तो आपका मैथ्स में 65 प्लस रहेगा ही, इसकी गारंटी है। मैं अभी बोल रहा हूं ये 280 क्वेश्चन सारे मेरे कंसेप्ट से बनाए गए हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस अभी तक जो मेरा रहा उस बेसिस पर मैंने इसको तैयार किया है। और आप देखना यह आपका क्वेश्चन और यह आपका नंबर इंक्रीज करेगा ही। इसमें केवल डाटा चेंज होगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ, इसमें केवल डाटा चेंज होगा। राम के बदले श्याम होगा, मोहन के बदले सोहन होगा, 10 के बदला 20 होगा, मीटर के बदला सेंटीमीटर होगा, लेकिन टाइप वही रहेगा। तो इसलिए हम लोग मिलते हैं 7 मार्च को रात में 9 बजे। एसएसटी का एग्ज़ाम आप अच्छे से दो, अच्छे से तैयारी करो। सैम्पल पेपर जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से करो और बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए एसएसटी का। जिनको भी साइंस में कम आया होगा वो अपना एसएसटी में मार्जिन बढ़ा ले। उसके बाद मैथ्स है, फिर मैथ्स में हम लोग मिलते हैं, देखते हैं कि इस बार क्या मैथ्स में मेरे पैटर्न मेरे आंसर से टकराता है या नहीं टकराता है। और आज का जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, आज का जो मैंने सेट सॉल्व किया है, ये मेरा प्रयास था। आप अपना प्रयास करके देखो। आंसर अगर डिफर होगा तो बुरा मानने की बात नहीं है, आंसर अगर सही होगा तो आप खुश हो जाना कि आपके इतने नंबर आ गए। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।